नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी की बात करने वाले हैं इस क्लास में। हिंदी में हमने पिछली क्लासों में दोस्तों वर्ण विचार के बारे में बात करी। वर्ण विचार से संबंधित हम कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात भी कर चुके हैं। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है दोस्तों संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में, स्कूली शिक्षा में, सब में संधि अपने टॉपिक लगता है। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये आप वीडियो पूरा देखते हो तो संधि, जो भी आज हम संधि डिस्कस करेंगे, उस संधि से संबंधित आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, संधि कहते किसे, पहले हम उसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, किसे कहेंगे संधि? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो देखो दोस्तों, संधि होगी कहाँ? दो वर्ण होंगे, और दो वर्ण भी कहाँ मिलेंगे? जब दो है ना पद होंगे। जैसे कि एक तो ये पद है, जैसे ये है, एक इधर पद होगा, एक इधर पद होगा, और उन पदों के मध्य में ये प्रथम पद होगा, ये द्वितीय पद होगा। तो प्रथम पद होगा, उसकी तो लेंगे हम अंतिम ध्वनि। कहां पे होगी दोस्तों संधि? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि, ये दोनों ही परस्पर क्या होगी? मिलेगी। और इनके मध्य में क्या होगा फिर दोस्तों? विकार होगा। विकार का मतलब होता है बदलाव। क्या होगा दोस्तों? बदलाव होगा। बदलाव का मतलब परिवर्तन होगा। अगर दो वर्ण ऐसे ही मिल गए और कोई भी बदलाव नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो वहां पे संधि नहीं कहलाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा सम प्लस आस। अब देखो ये क्या है? प्रथम पद है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि। अंतिम ध्वनि देखो, इसके हलंत लग रहा है। अगर ये हलंत नहीं होता, अगर जैसे कि मैं लिखता सिर्फ म, तो अब ये इसमें तो अ है। अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों? अ है। लेकिन मैंने इसके हलंत लगा दिया, तो अब ये क्या है? म। इसके अंदर क्योंकि ये वर्ण व्यंजन है और इसके अंदर स्वर नहीं है, और इधर ये क्या है? आ स्वर है। इधर दोस्तों ये क्या है? आ स्वर है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों अपना शब्द क्या बन जाएगा? समास। तो दोस्तों अब यहाँ पे बताओ मुझे, सम प्लस आ से उसे समास बना, क्या इसमें कोई संधि है क्या? देखो इसमें क्या है? दो वर्ण परस्पर मेल से, दो वर्ण तो मिले, प्रथम पद का अंतिम वर्ण मिला, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिला, दो वर्ण तो मिले, लेकिन इसमें दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो अपना नियम है ना, सार्वभौमिक सत्य है कि अगर स्वर रहित व्यंजन आता है और उसके बाद में कोई स्वर होता है तो उस स्वर की मात्रा उसमें लग जाती है। तो इसमें भी दोस्तों हमने क्या किया? ये मां है, स्वर रहित है, ये मां लिखा, और इसके बाद में इधर क्या है? आ स्वर है, तो हमने आ की मात्रा इसमें लगा दी। तो दोस्तों समास में कोई संधि नहीं है, बल्कि ये किससे जुड़े? दोनों संयोग से जुड़े। किससे जुड़े दोस्तों? संयोग से जुड़े हैं। तो दोस्तों फिर संधि कैसे होगी? दोस्तों हम उसके लिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक अपने पास उदाहरण है सम प्लस दी। सम प्लस दी, दोस्तों हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे भी अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? अंतिम वर्ण है अपना क्या? मां। मां के बाद में इधर क्या है? द। द क्या है दोस्तों? व्यंजन है, और व्यंजन में भी कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। आगे अपने व्यंजन संधि में एक नियम आएगा, उसमें उस नियम में क्या होगा कि मां के बाद में अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो मां की दोस्तों क्या बन जाती है? बिंदी बन जाती है। मां की बिंदी का मतलब क्या बन जाएगा? मां का नासिक्य बन जाएगा। मां का क्या बन जाएगा दोस्तों? नासिक्य, या फिर अनुस्वार मां का बन जाएगा। और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाता है दोस्तों? संधि शब्द बन जाता है। तो क्या बनता है दोस्तों? संधि। या फिर आप इस ऊपर किसका प्रयोग कर सकते हो? नासिक्य का प्रयोग भी कर सकते हो, और ये शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? संधि बन जाएगा। तो ये जो संधि शब्द है, इसमें दोस्तों क्या है? संधि है। जबकि हमने ऊपर देखा समास, इसमें संधि नहीं है। क्यों नहीं है संधि? तो दो वर्ण तो इसमें भी मिले, लेकिन क्या नहीं उत्पन्न हुआ दोस्तों? बदलाव नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो दोस्तों ये हमने देखिए सिर्फ किसको? परिभाषा को, कि दो वर्णों के परस्पर मेल से दो वर्ण मिलेंगे, और वर्ण भी कौन से मिलेंगे? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये दो वर्ण मिलेंगे, और उन दो वर्णों के मिलने से क्या होगा? बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, और उसी बदलाव या परिवर्तन को क्या कहेंगे दोस्तों? संधि कहेंगे। अगर हमसे कोई एक शब्द में पूछे संधि किसे कहेंगे, तो बदलाव या परिवर्तन या विकार को क्या कहेंगे दोस्तों? संधि कहेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं संधि के भेद। किसकी बात करेंगे दोस्तों? संधि के भेद। संधि के भेद दोस्तों, संधि के आपको पता है कि संधि के मुख्यतः कितने भेद है दोस्तों? तीन भेद है। कौन कौन से? एक तो होती है अपने कौन सी? स्वर संधि। स्वर संधि। एक तो कौन सी संधि दोस्तों? स्वर संधि। एक है अपने व्यंजन संधि। कौन सी संधि दोस्तों? व्यंजन संधि। और एक है अपने विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि।
स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखो दोस्तों, अगर मैं यहीं से इनके शॉर्ट बता दूं आपको कि इसमें होता है क्या है। स्वर संधि में क्या होगा, कहां पे स्वर संधि होगी, जब जहां पर वे प्रथम पद की अंतिम ध्वनि स्वर और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी स्वर हो, तो वहां पे कौन सी संधि होगी दोस्तों, स्वर संधि। जैसे स्वर संधि में क्या होगा, स्वर प्लस स्वर, मतलब दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को दोनों तरफ, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि, दोनों तरफ क्या आएगा, अगर स्वर आता है तो फिर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, स्वर संधि होगी। आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम व्यंजन संधि की बात करें तो दोस्तों व्यंजन संधि में क्या होगा, अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि व्यंजन है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि व्यंजन है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी व्यंजन है, तो भी कौन सी संधि होगी दोस्तों, व्यंजन संधि। अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि स्वर है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि व्यंजन है, तो भी कौन सी संधि हो सकती है दोस्तों, व्यंजन संधि। और अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि व्यंजन है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि व्यंजन है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि स्वर है, तो भी कौन सी संधि होगी दोस्तों, अपने व्यंजन संधि होगी। मतलब व्यंजन संधि में तीन कंडीशन बन सकती है दोस्तों। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक तरफ क्या आएगा, व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकता है, स्वर प्लस व्यंजन हो सकता है और व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है, पर स्वर प्लस स्वर नहीं होगा। स्वर प्लस स्वर क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्वर प्लस स्वर होने पे कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों, स्वर संधि हो जाती है। फिर उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, विसर्ग संधि की, तो दोस्तों विसर्ग संधि में क्या कंडीशन बनेगी, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग होगी, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग होगी और विसर्ग का जब स्वर या व्यंजन से मेल होगा, विसर्ग का किससे मेल होगा, स्वर या फिर व्यंजन, चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, अगर एक तरफ विसर्ग आ गया तो अपने दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने शॉर्ट में इनकी परिभाषाओं की बात कर ली है। अगर आपसे कोई स्वर संधि की परिभाषा पूछे तो आप यहां से स्वर संधि की परिभाषा बना सकते हो। कैसे स्वर संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, कि दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल का मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि भी स्वर और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी क्या होगी, स्वर होगी। इसी प्रकार अगर हमसे कोई व्यंजन संधि की परिभाषा की बात करें तो यहां से हम व्यंजन संधि की परिभाषा कैसे हो सकती है, जब व्यंजन का व्यंजन से, स्वर का व्यंजन से या फिर व्यंजन का स्वर से मेल होता है तो उस मेल से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहते हैं दोस्तों, व्यंजन संधि कहते हैं। और अगर हमसे विसर्ग संधि की परिभाषा की कोई बात करें तो विसर्ग संधि किसे कहेंगे, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है और उससे उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहेंगे दोस्तों, विसर्ग संधि कहेंगे। अब दोस्तों हम आगे क्या करने वाले हैं, एक एक संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अपने स्वर संधि के बारे में। तो दोस्तों अभी हमने बात करी कि स्वर संधि में क्या होगा, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि भी स्वर और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी स्वर। मतलब शॉर्ट में अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर प्लस स्वर हो जाएगा। अगर हम इसकी परिभाषा भी लिखना चाहे तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, दो स्वरों के परस्पर, दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं। मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि भी क्या होगी, स्वर, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी क्या होगी दोस्तों, स्वर ही होगी। उसके बाद आगे हम बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं दोस्तों। स्वर संधि के कितने भेद है दोस्तों, तो स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन से दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद, तो स्वर संधि के 5 भेद है, उनके बारे में हम यहां से बात करने वाले हैं कि स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से दोस्तों। तो स्वर संधि के 5 भेद है, एक तो है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ गुण यण स्वर संधि, दीर्घ गुण यण, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि, और एक है अपने अयादि स्वर संधि। कौन सी दोस्तों, अयादि स्वर संधि। दीर्घ, देखो दोस्तों अगर आपको इसको याद करना है शॉर्ट में तो आप कैसे याद करोगे, दीर्घ गुणयन वृद्धि अयादि, दीर्घ गुणयन वृद्धि अयादि। स्वर संधि के कितने भेद है दोस्तों, 5 भेद है। संधि के कितने भेद है दोस्तों, 3 भेद है। कौन से, स्वर व्यंजन विसर्ग। संधि के कितने भेद है, 3 भेद है। स्वर व्यंजन विसर्ग। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। और कहां होगी, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की
प्रथम ध्वनि के मध्य में संधि होगी। फिर हम दोस्तों बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहेंगे, तो दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने बात करी कि स्वर संधि के कितने भेद है, स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ गुण यण वर्धी अयादि। कौन कौन से दोस्तों, दीर्घ गुण यण वर्धी अयादि, दीर्घ गुण यण वर्धी अयादि, दीर्घ गुण यण वर्धी अयादि। आप इसको एक बार बोलो दीर्घ, फिर इनको साथ में बोलो गुण यण, दीर्घ गुणयन, दीर्घ गुणयन वर्धी अयादि, दीर्घ गुणयन वर्धी अयादि, दीर्घ गुणयन वर्धी अयादि। अब हम इसी के बारे में आगे वापस से बात करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पांचों ही स्वर संधि के जो पांचों भेद है उनके जितने भी नियम है उन सबको मैं आपको यहाँ एक साथ में समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों कैसे है, हमने अभी बात करी ना स्वर संधि है, कौन से संधि पढ़ रहे हैं हम, स्वर संधि के दोस्तों भेद कितने हैं, 5। स्वर संधि के भेद कितने दोस्तों, 5। कौन कौन से दोस्तों अभी हमने बात करी, तो अभी हमने बात करी कौन कौन से, दीर्घ, कौन से हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और एक दोस्तों कौन सा है, अयादि। देखो दोस्तों इनका कोई क्रम नहीं है निश्चित, लेकिन मैं जिस क्रम से आपको पढ़ा रहा हूं आप इस क्रम से याद रखना, क्योंकि यहां से याद रखने में आपको इसके नियम आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने बात करी स्वर संधि के कितने भेद है, 5 भेद है, दीर्घ गुणयन वृद्धि अयादि। कौन कौन से दोस्तों, दीर्घ गुणयन वृद्धि अयादि, दीर्घ गुणयन वृद्धि अयादि। आप भी इस प्रकार के इंडेक्स बना लेंगे, दीर्घ गुणयन वृद्धि अयादि, दीर्घ गुणयन वृद्धि अयादि। आप मेरे साथ बोलना दोस्तों, याद हो जाएगा, दीर्घ गुणयन वृद्धि अयादि, दीर्घ गुणयन वृद्धि अयादि। अब दोस्तों आगे हम बात करें किसके बारे में, कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का नियम मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिखवाने वाला हूं कि दीर्घ संधि का दोस्तों नियम कौन सा होता है। दीर्घ संधि का नियम है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं कि दीर्घ संधि कहां पे होगी और कैसे दीर्घ संधि होगी। तो देखो दीर्घ में आपको है ना एक ही चीज लिखनी है। देखो यहाँ तो मैं आपको ये 2 बना रहा हूं इंडेक्स, लेकिन ये यहाँ पे एक ही रहेगी। एक ही क्यों रहेगी, देखो यहाँ मैं लिखूंगा प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, या लिखूंगा द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जो बदलाव होगा, जो परिवर्तन होगा उसके बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन मैं दीर्घ स्वर संधि में दोनों एक ही साथ लिख रहा हूं, और उसके लिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं, क्या, सजात। क्या है, सजात। और क्या है दोस्तों, दीर्घ बनेगा। अब दोस्तों सजात से दीर्घ कैसे बनेगा, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आप इधर हम एक समझेंगे इसको कि सजात से दीर्घ कैसे बनेगा। तो देखो सजात से दीर्घ कैसे बनेगा, तो दोस्तों आप इधर देखना, सजात से अपने दीर्घ कैसे बनेगा, कि जैसे सजात का मतलब क्या है दोस्तों, हमने प्रथम वीडियो में बात करी स्वर के बारे में। स्वर कौन कौन से दोस्तों, अ, आ, ई। भाई स्वर संधि है तो दोनों तरफ स्वर ही आ रहे हैं इसमें, तो अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। देखो दोस्तों मैंने लिखा सजात। सजात का मतलब क्या है, अ, आ दोनों सजात है, दोनों एक ही जाति के, ई दोनों एक ही जाति के, उ दोनों एक ही जाति के। तो ये जो अपने है ना 6 वर्ण है, 6 जो स्वर है वो क्या है दोस्तों, सजात है। सजात का मतलब ये है कि अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, देखना दोस्तों ये जो दीर्घ संधि का नियम है मैं उसको समझा रहा हूं, कि अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी अ है, जैसे अ, आ, तो दोस्तों यहां से समझना, अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि है और हर हाल में क्या बनेगा दोस्तों, आ बनेगा। हर हाल में मतलब दीर्घ बनेगा, मतलब कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अगर अ है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि अ है तो भी क्या बनेगा, आ। अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि आ है तो भी क्या बनेगा, आ। अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि आ है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि अ है तो भी क्या बनेगा, आ। और अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि आ है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी आ है तो भी दोस्तों क्या बनेगा, आ बनेगा। क्या बनने वाला है दोस्तों, आ। मतलब क्या है, छोटा बड़ा कुछ भी आए पहले, लेकिन हमेशा बनेगा क्या, दीर्घ। दीर्घ मतलब ये हमने दोस्तों स्वर की बात करी ना, ये आ दीर्घ स्वर है, जबकि अ क्या है, हर्ष स्वर है या फिर मूल स्वर है, छोटा स्वर है। तो एक उस हर हाल में क्या बन रहा है, आ बनेगा। तो इसी प्रकार देखो इसमें सजात का मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि दोनों एक ही जाति के होंगे, और उस एक ही जाति से बनने के बाद में उसी जाति का वापस क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। जैसे हम दोस्तों एक शब्द की बात करें, यह है क्या, नयन प्लस ये क्या है दोस्तों, अभिराम। नयन प्लस अभिराम। अगर हम इसकी संधि करें तो देखो दोस्तों प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ना है, ना पूरा है, तो इसके अंदर अ स्वर मिला हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा, अ। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि दोस्तों क्या है, अ। अब देखो यहाँ पे दोस्तों अ के बाद में अ आ गया, तो हमें क्या करना है दोस्तों, आ करना है। तो अब देखो मैं आपको शॉर्ट में नियम क्या, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी शॉर्ट में क्या याद रखना है आपको, सजात। मतलब ये आ गया ना, अ दोनों एक ही जाति के, अगर आ भी आता तो भी एक ही जाति के, और उसी जाति का क्या बन गया दोस्तों, दीर्घ बन गया। मतलब उसी जाति का ये क्या बन गया, आ दीर्घ बन गया, मतलब सजात दीर्घ। और इससे अपना शब्द क्या बन जाएगा,
देखो अब इसमें क्या हो गया, अ मिलके आ बन गया। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये है जैसे अपने आ की मात्रा, किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। अब देखो दोस्तों न से हमने अ यहां ले लिया, तो न कैसा बचा, आधा। तो इधर जो आधा बचता है उसमें ये आ की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ना। फिर दोस्तों इसके बाद में इधर क्या बच गया, नो चेंज न या, फिर इधर नो चेंज क्या बच गया, तो हमने यहां ले लिया, तो क्या बच गया, विराम। तो अपना शब्द क्या बन गया दोस्तों, नयना विराम। नयना विराम, नयन का मतलब होता है क्या दोस्तों, आंख। नयन किसका पर्यायवाची है, आंख का पर्यायवाची है। अविराम का मतलब होता है सुंदर, ऐसा दृश्य जो आंखों को सुंदर लगे, वो दृश्य कौन सा कहलाता है दोस्तों, नयना विराम। और इस प्रकार से अपनी संधि कौन सी होगी, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि होगी नयना विराम। इसी प्रकार अगर हम किसकी बात करें दोस्तों, ए की भी बात करें, तो अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई है और उसी का सजात द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ई है, इधर भी ई है और इधर भी ई है, ठीक है दोस्तों। तो इनमें जो विकार होगा उसके बाद क्या बनेगा, ए बनेगा। मतलब कि अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि छोटी है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी छोटी है, तो भी क्या बनेगा, बड़ी। अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि छोटी है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि बड़ी है, तो भी क्या बनेगा दोस्तों, बड़ी। अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि बड़ी है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी बड़ी है, तो भी क्या बनेगा, बड़ी। अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि बड़ी है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि छोटी है, तो भी क्या बनेगा, बड़ी बनेगा। मतलब क्या है दोस्तों, सहजात समान जाति का आया और उसी जाति का क्या बन गया दोस्तों, दीर्घ बन गया। उसी जाति का क्या बन गया, दीर्घ, यानी कि बड़ा बन गया। जैसे कि अगर हम बात करें क्या है, ये नदी है, नदी में अगर हम इस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे दोस्तों, इस जोड़ेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ई, बड़ी। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, बड़ी। तो दोस्तों हमने बड़ी बड़ी से भी क्या बनाया, बड़ी। समान जात का आ गया और उसी जाति का हमें क्या करना है दोस्तों, बड़ी बना देना है। तो अब मुझे आप दोस्तों बताओ कि जो बड़ी है उस बड़ी की मात्रा क्या है। तो देखो दोस्तों, अगर हम बड़ी की मात्रा की बात करें, तो दोस्तों बड़ी की मात्रा क्या है, तो दोस्तों बड़ी की मात्रा है अपने ये वाली ई, ये बड़ी की मात्रा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे द से ई यहाँ ले लिया, द कैसा बचा, आधा। जो इधर आधा बचता है उसमें ये ए की मात्रा लगा देंगे, तो इसमें लगा दिया हमने ए की मात्रा। अब इधर नो चेंज क्या बचा, न, इधर नो चेंज क्या बचा, सी। और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन गया दोस्तों, नदीस। शब्द क्या बन गया, नदीस। तो इस प्रकार से ये आप ई मतलब समान जाति का आके उसी जाति का दोस्तों क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बात करी किसकी, ए की बारे में। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ऊ का भी हो जाएगा कि अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि भी ऊ है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी ऊ है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि बड़ा ऊ है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, बड़ा ऊ है, तो भी क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। मतलब कि ऊ के बाद में ऊ, छोटे ऊ के बाद में छोटा ऊ आया तो भी बड़ा ऊ, छोटे ऊ के बाद में बड़ा ऊ आया तो भी बड़ा ऊ, बड़े ऊ के बाद में छोटा ऊ आया तो भी बड़ा ऊ, और बड़े ऊ के बाद में बड़ा ऊ आया तो भी क्या है दोस्तों, बड़ा ऊ। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको भी देखते हैं। जैसे कि अपने पास एक शब्द है वधु, वधु स्त्रीबोधक है और इसमें हमेशा मात्रा कैसे आएगी दोस्तों, बड़ी आएगी। वधु प्लस अपने पास अगला शब्द है उल्लास, वधु प्लस उल्लास। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपने इस प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ऊ। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ऊ। तो देखो दोस्तों सहजात आया कि नहीं आया, सहजात आ गया तो हम क्या कर देंगे, इसी जात का बड़ा कर देंगे। इसी जात का दोस्तों क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। अगर हमने इसको इसी जात का बड़ा किया, इसी जात का दोस्तों क्या किया, बड़ा किया, तो देखो दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा क्या है, तो अपने बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है दोस्तों, नीचे इस प्रकार से बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। अब हमने द से ऊ यहां ले लिया, तो द कैसा बचा दोस्तों, आधा। तो हम आधे द में अगर ऊ की मात्रा लगाएंगे तो अपने क्या बच जाएगा, जैसे ये ऊ की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, अब आधा द बचा तो इसमें हम ऊ की मात्रा लगा दे, वह। इधर नो चेंज क्या बचा, वह दो, इधर ऊ तो हमने यहां ले लिया, तो क्या बचा, लास। तो फिर क्या हो जाएगा, वधुल्लास। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वधुल्लास। दोस्तों मैंने सिर्फ इस स्लाइड के माध्यम से आपको यह बताया कि सजात से कैसे दीर्घ होता है। हम आगे उदाहरणों के बारे में और हम आगे बात करने वाले हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैंने जो लिखा सजात दीर्घ, उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों उसका मतलब यह है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की जो प्रथम ध्वनि होगी वो क्या होगी, समान जात की होगी और उसी जाति का क्या बन जाएगा दोस्तों, बड़ा बन जाएगा। तो दोस्तों ये समान जाति के कौन कौन से, अ आ दोनों समान जाति के, छोटी बड़ी दोनों समान जाति के, और छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों समान जाति के। और इनका जब मेल होगा तो फिर जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, उसी जाति का बड़ा आ जाएगा। मतलब अ से आ बन जाएगा, ई छोटी बड़ी से बड़ी बन जाएगा, और छोटे ऊ बड़े ऊ से बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे वापस बात करने वाले हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम कौन सा, कि हम गुण संधि का नियम की बात करेंगे। इसी स्लाइड के साथ में हम गुण संधि के नियम की भी बात करते हैं। तो दोस्तों मैं ये जो अभी हमने बात करी उसको यहां से मिटा देता हूं। तो दोस्तों अब हम वापस इसी को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर हम इसको बड़ा करें और उसके बाद वापस समझते हैं कि फिर उसके बाद में गुण संधि में क्या नियम होगा। तो देखो दोस्तों अगर हम वापस गुण संधि की बात करें तो अपने गुण संधि में क्या होगा, यहां से अपने
जो परिवर्तन होगा ना उसकी क्या मिट गई, लाइन मिट गई क्या। यहाँ एक लाइन थी दोस्तों, उसको मैं वापस बना देता हूं। सजात दीर्घ क्या बन रहा था दोस्तों अपने, सजात दीर्घ, उसी जाति का क्या बन रहा था, दीर्घ बन रहा था। ठीक है, सजात दीर्घ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं वापस से लाइन खींच देता हूं, यहाँ पे एक लाइन है। अब दोस्तों देखो है क्या इसमें कि गुण संधि, गुण संधि में दोस्तों क्या होगा, गुण संधि में होगा प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी, अ। क्या होगी दोस्तों, अ। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ या आ में से होगी, अ या आ, या आ आए चाहे आए, कुछ भी आए, अ या आ में से कोई आएगा, अ होगी। और अ के बाद में अगर क्या आ जाए, एउरी, ए छोटा बड़ा कोई सा भी आ सकता है, वो छोटा बड़ा कोई सा भी आ सकता है, और री तो अपने एक ही है। अगर अ के बाद में यू री है तो दोस्तों क्या बन जाता है, ए ओ और अ के बाद में यू री है तो दोस्तों क्या बनेगा, ए ओ और, क्या बन जाएगा, ए ओ और, क्या बनेगा दोस्तों, ए और। देखो आप गुण संधि में क्या होगा दोस्तों कि अगर अपने जैसे प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि सदैव अ ही आएगा, क्या आएगा, अ आएगा। और अगर अ के बाद में अगर ई आ गया, क्या आ गया दोस्तों, ई आ गया, कोई सा भी छोटा बड़ा कोई सा भी आ गया, तो ई का अ और ई दोनों का क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए। अगर अ के बाद में कोई सा भी ऊ आ गया, छोटा या बड़ा कोई सा भी ऊ आ गया, तो दोस्तों दोनों का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, दोनों का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और अगर दोस्तों अ के बाद में, किसके बाद में, अ के बाद में दोस्तों क्या आ गया, री आ गया, अ के बाद में क्या आ गया, री आ गया, तो फिर दोनों का क्या बन जाएगा दोस्तों, अर बन जाएगा। दोनों को क्या बन जाएगा दोस्तों, अर बन जाएगा। देखो दोस्तों हमने ये बात करी कि गुण संधि में अ है, अ के बाद में अगर यू री है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि यू री है, तो फिर क्या बन जाता है, ए ओ अर बन जाता है। मतलब अ के बाद में प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ या आ में से होगा, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि यू री होगा, तो फिर क्या बन जाएगा, ए ओ अर बन जाएगा। देखो दोस्तों इसी को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कैसे कि मेरे पास में एक शब्द है रमा प्लस इस, रमा प्लस इस, मेरे पास ये शब्द है। अब देखो दोस्तों प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अगर हम निकालें तो इसमें क्या है, आ है। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि की बात करें दोस्तों तो क्या है, ई है। अब देखो दोस्तों ये आ और ई है, दोनों है। अब देखो अपने पास में कंडीशन आ गई ना, आ के बाद में क्या आ गया, ये आ गया, आ के बाद में बड़ी, आ के बाद में बड़े ई आ गया, तो दोस्तों हम क्या बनाएंगे, दोनों का हम बनाएंगे ए, दोनों का क्या बना देंगे दोस्तों, ये हमने बना दिया ए। अब दोस्तों इसमें क्या लगेगी, सुरों की मात्राएं लगती है, तो दोस्तों अब हम इस ए की मात्रा लगाएं, तो दोस्तों ए की मात्रा क्या होती है, ए की मात्रा हमने वर्ण विचार टॉपिक में बात करी कि ए की मात्रा होती है ऊपर एक झंडा, ये ए की मात्रा होती है। अब देखो दोस्तों जैसे हम पहले करते थे वैसे म से आ अगर मैंने यहां ले लिया तो बताओ दोस्तों म कैसा बचा, म कैसा बचा, आधा बचा। जो आधा बचता है उसके अंदर ये जो बनता है उसकी मात्रा लगाते हैं, म आधा है उसमें अगर ए की मात्रा लगाई, क्या हो गया, मैं इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, र, और इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, ये तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो फिर इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, स बचा। और इस प्रकार से अपना शब्द क्या हो जाएगा, रमेश। तो इस प्रकार ये छोटी बड़ी कोई सी भी आए, यहाँ अ आए चाहे आ आए, तो भी क्या बन जाएगा दोस्तों, ए बन जाएगा। तो अ के बाद में ये आए तो ए बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम आगे बात करें, अगर अ के बाद में उ आता है तो क्या होता है, देखो दोस्तों अपने पास एक शब्द है महा और एक शब्द है क्या, उदय। हमने बात करी ना संधि कहां होगी, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, इस प्रथम पद है, ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, यहाँ पे आ। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, आ, और ये द्वितीय पद है, इसकी प्रथम ध्वनि क्या है दोस्तों, उ। इसकी प्रथम ध्वनि क्या है, उ। अब देखो दोस्तों यहाँ हमने बात करी आ के बाद में उ, कोई सा भी छोटा बड़ा, तो क्या बनता है दोस्तों, ओ बनता है। तो हम इसका क्या बना देंगे दोस्तों, ओ बना देंगे। ये ओ बना दिया। अब ओ बन गया तो दोस्तों ओ की मात्रा क्या होती है, एक झंडा और है डंडा, क्या होती है, एक झंडा और एक डंडा। अब देखो दोस्तों हमने क्या किया, म से आ यहां ले लिया, सॉरी ह से आ यहां ले लिया, ह कैसा बचा, आधा, तो इस आधे ह में हम किसकी मात्रा लगा देंगे, ओ की। इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, म, और इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, दय। और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, महोदय। कौन सा शब्द बन जाएगा दोस्तों, महोदय। देखो दोस्तों अभी तो हम ये जो मैं आपको एक साथ नियम समझाना जा रहा हूं वो हम समझ रहे हैं, बाकी मैं आपको अलग अलग से टुकड़े कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा और जोड़ते कैसे वो भी बताऊंगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं अ के बाद में अगर री आ जाता है। अभी एक एक उदाहरण के माध्यम से हम सिर्फ इस सारणी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे हम अलग अलग संधि लेके उनके अलग अलग उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों अगर अ के बाद में री आ जाती है तो देखो दोस्तों कैसे बनेगा, जैसे कि एक शब्द है मेरे पास महा, कौन सा शब्द है, महा, और उसके बाद में दूसरा शब्द है ऋषि, महा के बाद में क्या आया, ऋषि आया। तो देखो दोस्तों प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, आप मुझे बताओ, आ है।
प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? आ है। और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है? री। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है? री। तो देखो दोस्तों अपना नियम क्या कह रहा है कि अ के बाद में अगर री आ जाए तो क्या बन जाएगा? अर। देखो हमने यहाँ बात करी अ के बाद में क्या है? री आया तो क्या बना दोस्तों? अर बना। तो दोस्तों हम इसका क्या बना देंगे? ये बना दिया मैंने अर। अब दोस्तों अर की कोई मात्रा नहीं होती है, अगर अर की कोई मात्रा नहीं है तो हम दोस्तों इसको अर ही रहने देंगे, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखो दोस्तों हम इसको अगर अर ही रहने दें तो कैसे होगा कि हमने ये लिख दिया अर, इसकी कोई मात्रा नहीं है, तो दोस्तों मैं इसको यहां लिख देता हूं अर। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, हमने इधर महा में से आ को कहां ले लिया? नीचे ले लिया। तो मुझे बताओ अब ह कैसा बचा? आधा ह बचा। आधे ह को लिखने के लिए मैं इसके नीचे हलंत लगा दूं, हलंत लगा दिया। और इधर नो चेंज क्या बचा? म बचा। अब दोस्तों हमने इधर इस दूसरे पद में से री को यहां ले लिया, आ और री को तो मिलके हमने हर बना दिया, री को यहां ले लिया। तो दोस्तों इधर नो चेंज क्या बचा? सी बचा। तो मैंने फिर यहाँ पे क्या लिख दिया? सी लिख दिया। अब दोस्तों इसी को जोड़ लो, अगर हम इसी को जोड़ेंगे, माँ है, माँ पूरा है तो माँ लिख दिया। ह के ह स्वर रहित है, ह में स्वर नहीं है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, उसके बाद कोई स्वर है तो ये ह इसमें जुड़ जाएगा, ह पूरा हो जाएगा। इसके बाद में ये क्या है? र के बाद में देखो दोस्तों कोई स्वर है क्या? नहीं है। अगर र आधा होता है तो वो उससे पीछे वाले वर्ण के ऊपर लगता है, तो इस प्रकार से र इसके ऊपर चला जाएगा और शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? महर्षि शब्द हो जाएगा। क्या शब्द हो जाएगा दोस्तों? महर्षि शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बात करी अपने किसके बारे में? गुण संधि के बारे में, कि गुण संधि में क्या होगा? अ के बाद में ए ओ री होगा तो क्रमशः क्या बन जाएगा? ए ओ अर बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों? ए ओ अर बनेगा। अब दोस्तों हम इसी प्रकार अपने अगले नियम के बारे में बात करें तो दोस्तों अपना अगला नियम क्या है? अगले नियम को भी हम यहीं पे समझते हैं, तो मुझे ये सारा वापस क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम इसको मिटाएं। मैं इधर एक बार के लिए स्वर को भी सारे को मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये अपने संधि है इसको वापस से ऊपर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने आपको है ना, मैं इस क्रम से आपको बता रहा हूं और मैंने पहले ही बताया आपको इस क्रम से बताने के पीछे अपने एक कारण है। क्या कारण है दोस्तों? कि जो दीर्घ संधि है, दीर्घ है उसके बाद में गुण यण है, इन दोनों में आपको क्या मिलेगी दोस्तों? समानता मिलेगी। इन दोनों में समानता कैसे मिली? कि जो अपने गुण संधि का नियम है ना, अ के बाद में ई और ई आने के बाद ए और अर बन जाता है, तो गुण संधि में जो द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि है वही यण संधि में प्रथम पद की अंतिम ध्वनि होगी। क्या होगी? ये इसी को यहां ले आओ। यण संधि का नियम क्या है दोस्तों? ई उ री। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी? ई उ री। ई उ री का मतलब ई छोटी बड़ी कोई सा भी हो सकता है, उ छोटा बड़ा कोई सा भी हो सकता है, और री री अपने सिर्फ छोटी सी होती है। ठीक है, उसके बाद में कोई भी असमान स्वर आए। कौन सा स्वर आए दोस्तों? असमान स्वर आए। असमान स्वर का मतलब ए के बाद में ए नहीं आएगा, ए के बाद में क्या नहीं आएगा? ए नहीं आएगा, उ के बाद में उ नहीं आएगा और रे के बाद में रे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ए के बाद में ए आने पर दोस्तों दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि। अगर ए के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो दोस्तों ए का य बन जाता है। किसका य बनता है? ए का य बनता है, उ का व बनता है, उ का क्या बनता है? व बनता है, और रे का र बनता है। रे का क्या बनता है दोस्तों? र बनता है। देखो दोस्तों कैसे बनता है, अब हम इसी चीज को वापिस से किसके माध्यम से? उदाहरणों के माध्यम से देखने वाले हैं। अब दोस्तों इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखें उससे पहले मैं आपको वापस से नियम ये लिखवा देता हूं। ठीक है, वापस से हम बात करें अगर स्वर के बारे में। अब स्वर के बारे में आपको पता होगा कि ए के बाद में ए नहीं आना चाहिए। देखो दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि जैसे मेरे पास है एक शब्द है, कि मेरे पास एक शब्द है जैसे प्री प्लस आवरण। क्या शब्द है दोस्तों? प्री प्लस आवरण। अगर आपको है ना संधि नहीं भी आती है ना, बिल्कुल भी, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 100% आपको संधि आ जाएगी। मेरे पास एक शब्द कौन सा? प्री प्लस आवरण। मेरे पास दो पद है। अब देखो मैं क्या करूंगा संधि करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए प्रथम पद की अंतिम ध्वनि लूंगा या अंतिम वर्ण लूंगा। क्या है दोस्तों? ए छोटा। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। पहले दोनों को बन रहा था गुण संधि में, यहाँ दोनों का नहीं बनेगा। अब आपको सिर्फ यहाँ से ये देखना है, क्या ए के बाद में ए तो नहीं है ना? ए के बाद में बताओ असमान स्वर है कि नहीं है? भाई छोटी बड़ी कोई सी भी ए नहीं है ना, ए के बाद ए नहीं है मतलब कि क्या है? असमान स्वर है। तो दोस्तों अपना नियम क्या कह रहा है? मैं ए का क्या बना दूंगा दोस्तों? मैं ए का यह बना दूंगा। मैं ए का क्या बना दूंगा? यह भी कैसा दोस्तों? ये हलंत लग रहा है, मतलब यह भी कैसा? आधा। अब मैंने दोस्तों ए का आधा यह बना दिया, तो इधर र क्या बचा दोस्तों? आधा र बचा, और इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों? प बचा। अब इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों? अब देखो यहाँ पे आ को नहीं लिया है तो आ भी बच गया, और इधर नो चेंज क्या बच गया दोस्तों? आवरण मेरे पास नो चेंज बच गया। अब मैं इसी को अगर जोड़ लूं, जैसे प है, प के बाद प पूरा है तो पूरा लिख दिया। र के बाद में देखो कोई स्वर नहीं है और र आधा है, तो र अपने से आगे वाले वर्ण के क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर लग जाएगा। उसके बाद यह आधा है, यह आधा है, लेकिन इसके बाद में क्या है? आ स्वर है। तो दोस्तों मैं क्या इस यह के अंदर आ क्या
आ की मात्रा लगा दूं तो मैंने ये लगा दिया आ की मात्रा, और इधर क्या बच गया दोस्तों, वर्ण बच गया, और इस प्रकार अपना शब्द क्या बन गया, पर्यावरण शब्द बन गया। हो सकता है दोस्तों कि आपको पहले से पता हो परि प्लस आवरण पर्यावरण आपने रट रखा होगा, लेकिन ये बना कैसा है, वो बना इस प्रकार से, इस नियम से बना। अब आप इसको यहां से समझ सकते हो। अभी हम सिर्फ एक एक उदाहरण देख रहे हैं इनके। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं ऊ वाले नियम की, ऊ की, जैसे कि मेरे पास में एक शब्द है वधु, अभी हमने बात करी जैसे वधु प्लस उल्लास आता है, इधर भी हुआ गया उधर भी हुआ गया तो दीर्घ संधि हो जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है वधु प्लस आगमन। क्या शब्द लिखा दोस्तों, वधु प्लस आगमन। अब देखो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रथम पद की अंतिम ध्वनि लेनी है। प्रथम पद की क्या लेनी है दोस्तों, अंतिम ध्वनि। तो यहाँ पे प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, ऊ। क्या है दोस्तों, ऊ है। अब आप सिर्फ ये देखो कि दोस्तों ऊ के बाद में ऊ तो नहीं है ना, ऊ नहीं है, ऊ के बाद में क्या है, आ है। आ है, इसका मतलब क्या है, असमान स्वर है। तो दोस्तों ऊ का क्या बना देंगे हम दोस्तों, ऊ का बना देंगे व। वह भी कैसा बनाएंगे दोस्तों, आधा व। कैसा वह बनाएंगे दोस्तों, आधा व। हम किसका बना देंगे, ऊ का। ऊ का अब हमने आधा व बना दिया, तो देखो दोस्तों उसके बाद क्या होगा, ऊ का हमने आधा व बना दिया, तो अब देखो ये ऊ का बना दिया व, और वह भी कैसा है, आधा। अब बताओ दोस्तों द से हमने ऊ यहां ले लिया, द कैसा भाई, द से तो ऊ यहां लेके ऊ का हमने वह भी बना दिया, तो ये ऊ है उसी का वह बन गया है। तो अपना द कैसा बचा, आधा। अब आधा है, इसके बाद वह क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो ये द आधा ही रह जाएगा, ये आधा ही रह गया। उसके बाद ये दोस्तों क्या है, वह, इधर नो चेंज बच गया, वह इधर नो चेंज, क्या बचा, तो पूरा आगमन बच गया। पूरा क्या बच गया, आगमन बच गया। अब मैंने पूरा आगमन लिख दिया। अब दोस्तों ये पूरा आगमन तो लिख दिया, लेकिन देखो इसमें वह स्वर रही थी और उसके बाद में स्वर है, तो ये वह की मात्रा, वह में ये आ की मात्रा लग जाएगी, और अपना शब्द क्या बन जाएगा, वधवागमन। क्या शब्द बन जाएगा दोस्तों, वधवागमन। तो इस प्रकार से क्या है, अपने वधवागमन में यण संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, यण संधि है। ठीक है, आगे हम और विस्तार से इनके बारे में बात करने वाले हैं। मैं सिर्फ अभी आपको क्या समझा रहा हूं दोस्तों, ये सारणी समझाने वाला हूं। अब देखो र का उदाहरण कैसे आएगा, जैसे कि मेरे पास में एक शब्द है, एक शब्द कौन सा है, मातृ। कौन सा शब्द है दोस्तों, मातृ। और दूसरा शब्द कौन सा है दोस्तों, आज्ञा। ठीक है, अब मैं इसमें प्रथम पद की अंतिम ध्वनि निकालूंगा। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, तो ये देखो री की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या है दोस्तों, री। क्या है दोस्तों, री है, री है। तो बताओ दोस्तों प्रथम पद की अंतिम ध्वनि री आया, अगर री के बाद में असमान स्वर है या नहीं, देखो आप री के बाद में री तो नहीं है ना, नहीं है री, तो दोस्तों मैं इस री का क्या बना दूंगा, री का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। तो अब ये बना दिया मैंने री का र। अब देखो दोस्तों जो अपने परिवर्तन होना था, जो बदलाव होना था वो हो चुका है। अब बाकी के जो भी बचे ना वर्ण, उनको ऐसा कैसे लिखना है। अब देखो हमने त से री का र बना दिया, त कैसा बचा दोस्तों, आधा त लिख दिया। इधर नो चेंज और क्या बच गया दोस्तों, मां बच गया, और इधर पूरे क्या बचा दोस्तों, आज्ञा बचा है। क्या बचा है, आज्ञा बचा है। अब इन्हीं को जोड़ ले, मां, ये क्या है दोस्तों, मां। उसके बाद में दोस्तों ये क्या, त के बाद में रा आया है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में ही बात करी किसके बारे में, संयुक्त व्यंजनों के बारे में। और संयुक्त व्यंजनों के बारे में मैंने आपको ये बताया कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, और उनमें से एक संयुक्त व्यंजन होता है त्र। कौन सा होता है दोस्तों, त्र। और त्र में जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, त, आधा और र पूरा होता है, त्र। तो दोस्तों त, आधा और ये र, भाई र के बाद में आ स्वर आ रहा है तो र भी ये पूरा हो गया ना, त के बाद में र आ रहा है, तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, त्र के जैसे भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसी का क्या बना दिया, त्र। संयुक्त व्यंजन बन गया। अगर त के बाद में अगर र आ जाता है, त आधा होता है, फिर र आता है, तो उसको हम त्र लिख देते हैं। अब ये त्र आधा है और इसके बाद में आ स्वर है, तो हम दोस्तों इसके अंदर क्या कर देंगे, आ की मात्रा लगा देंगे। तो ये त्र आधा है, इसमें आ की मात्रा लगा देंगे, और अपना शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, मात्रा ज्ञ शब्द बन जाएगा। तो इसमें भी क्या है, त र से पूर्व आधा त है, र से पूर्व क्या है, आधा त है। तो दोस्तों ये अपने क्या है, यण संधि का नियम है। किसका नियम है, यण संधि का नियम है। तो हमने ये यण संधि के बारे में भी बात कर ली। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, वृद्धि संधि के बारे में बात करेंगे। तो वृद्धि संधि के बारे में बात करने के लिए हमें वापस ये जो है मैं इनको वापस से मिटा देता हूं, और हम आगे अभी किसके बारे में बात करेंगे, अपने वृद्धि संधि के बारे में बात करेंगे। तो देखो दोस्तों वृद्धि संधि है, इसका नियम क्या होगा, इसका नियम होगा कि अपने जो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि है, क्या है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी दोस्तों, अ, या तो अ होगी या फिर आ होगी। अगर अ के बाद में क्या आता है, ए, आई, ओ, औ। क्या आता है दोस्तों, अ के बाद में ए, आई, ओ, औ में से कोई भी आए तो क्रमशः वृद्धि हो जाएगी। क्रमशः वृद्धि होने का मतलब क्या है, देखो आप, वृद्धि का मतलब यह है कि दोस्तों ए की मात्रा क्या होती है, एक मात्रा, और आई की मात्रा क्या होती है, दो मात्रा। तो देखो दोस्तों वृद्धि का मतलब क्या है कि अ के बाद में अगर ए आया, एक मात्रा वाला आया, तो अ के बाद में ए आने पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मतलब एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, दो मात्राएं हो जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम वृद्धि
संधि है। अगर अ के बाद में ए आया तो आई हो जाएगा, अगर आई आया तो आइस रह जाएगा, अगर अ के बाद में ओ आया तो औ हो जाएगा, और औ आया तो औस रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे औस रहेगा इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी उदाहरण के माध्यम से उसको देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक शब्द है एक, कौन सा शब्द है दोस्तों, मेरे पास एक शब्द है एक, एक है, और एक दूसरा शब्द है मेरे पास और एक। अब देखो दोस्तों, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ है, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ए है। तो देखो दोस्तों, अ के बाद में क्या आ गया, ए आ गया, ए आ गया तो क्या कर दूंगा मैं, आई कर दूंगा, भाई वर्दी नहीं है ना तो इसका वर्दी कर दूंगा, आई करूंगा तो क्या होगा, वर्दी आई। आई की दोस्तों मात्रा क्या होती है, ऊपर दो झंडे, क्या होती है मात्रा, ऊपर दो झंडे। अब देखो दोस्तों, हमने क से अ यहां ले लिया तो क कैसा बचा, आधा, आधे क में क्या मैं ये मात्रा लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ, तो क्या हो गया के। अब नो चेंज क्या बचा, इधर, इधर नो चेंज बचा ए, इधर नो चेंज क्या बचा, ए तो हमने यहां ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ क बचा, और इस प्रकार अपना शब्द क्या हो जाएगा, एक एक। कौन सा शब्द हो जाएगा दोस्तों, एक एक। इसी प्रकार अगर हम और बात करें तो जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, तो देखो दोस्तों, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है यहाँ पे, आ, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, आ, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, आई। अब आ के बाद में आई आ गया दोस्तों, वर्दी है, ये पहले से क्या है, वर्दी है। आई आ गया तो ऐसा नहीं, वो बना दो, वो नहीं बनेगा, आई आ गया तो ऐस रह जाएगा, दोनों को क्या बन जाएगा दोस्तों, आई बन जाएगा। और आई की मात्रा क्या होती है दोस्तों, ऊपर दो झंडे। उसके बाद में नो चेंज लिख दो, ह से आ यहां ले लिया, ह कैसा बचा, आधा, तो आधे हमें यहाँ पे मात्रा लगा दूं, ठीक है। उसके बाद इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, म, और इधर नो चेंज क्या बचा, आई, तो हमने यहाँ पे ले लिया, केवल स्वैरी बचा है, क्या बचा है, केवल स्वैरी। और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, महेश्वरी। इसी प्रकार अगर हम ओ वाले की भी बात करें तो अपने क्या हो जाएगा, जैसे एक शब्द है मेरे पास महा, एक शब्द कौन सा है, महा, और दूसरा शब्द है मेरे पास ओज, महा प्लस ओज। तो देखो दोस्तों, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, आ, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ओ। आ के बाद में क्या आ गया, ओ आ गया है, ओ आया तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, वर्दी कर दूंगा, मतलब औ कर दूंगा, औ कर दूंगा। आ के बाद में ओ आया तो औ हो जाएगा। तो दोस्तों, औ की मात्रा क्या है, अगर हम औ की मात्रा की बात करें तो औ की मात्रा क्या है, ऊपर दो झंडे और नीचे एक डंडा, ऊपर दो झंडे। औ की मात्रा क्या होती है, ऊपर दो झंडे और नीचे एक डंडा, मतलब ये एक दो झंडे और एक डंडा, ठीक है। अब ह से आ यहां ले लिया, ह कैसा बचा, आधा, तो दोस्तों हम आधे ह में क्या कर सकते हैं, आधे ह में ये औ की मात्रा लगा दे तो ह, ठीक है। इधर फिर अपने क्या बचा, नो चेंज म बचा, और इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, ज बचा, और अपना शब्द क्या हो जाएगा, महोज शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम एक और वर्दी वाला भी देख ले तो वर्दी वाला कैसे होगा, जैसे अपने पास एक शब्द है वहां और एक शब्द है क्या, औषधि, एक शब्द मेरे पास क्या है, औषधि। अब मैं इसको जोड़ूंगा, इसकी अंतिम अंतिम ध्वनि लूंगा आ, इसकी प्रथम ध्वनि लूंगा, तो दोस्तों क्या है, औ। आ के बाद में, आ के बाद में क्या आ गया, औ आ गया, तो मैं क्या बना दूंगा दोस्तों, औ बना दूंगा, ठीक है। औ का मतलब क्या है, यहाँ पे दो झंडे और एक डंडा। फिर यहाँ पे ह से आ यहाँ ले लिया, ह आधा बचा तो उसमें मात्रा लगा दूं। फिर इधर नो चेंज क्या है, म, और इधर नो चेंज क्या है, सदी, और फिर शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, महोजदी। तो दोस्तों ये अपने क्या हो गया, वर्दी संधि का ये नियम है। तो दोस्तों वर्दी संधि कहां होगी, जब अ आ के बाद में ए ऐ ओ औ हो तो क्रमशः क्या हो जाती है, वर्दी हो जाती है। क्रमशः वर्दी का मतलब ये है कि अ आ के बाद में ए आता है तो ऐ हो जाता है, और ऐ है तो ऐ रह जाता है, और अगर अ आ के बाद में ओ आता है तो औ हो जाता है, और अगर औ है तो औ ही रह जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें उससे पहले वापस से अपने क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम इसको अभी मिटा देते हैं, इसको मिटाया, और अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अपने अयादी संधि के बारे में। तो देखो दोस्तों, अयादी संधि में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि वापिस से हम जिस क्रम से पढ़ रहे हैं उस क्रम से पढ़ने का फायदा क्या है, यही फायदा है कि वर्दी संधि और अयादी संधि दोनों में हमें वापस क्या मिलेगी, समानता मिलेगी। इसीलिए आपको याद भी कैसे करना है, इसको अलग से करो, दीर्घ, फिर इन दोनों को एक साथ करो, गुणियन, दीर्घ गुणियन, दीर्घ गुणियन, वर्दी अयादी, वर्दी अयादी, वर्दी अयादी, वर्दी अयादी, दीर्घ गुणियन वर्दी अयादी, दीर्घ गुणियन वर्दी अयादी। अब देखो वर्दी संधि के जो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि होगी, वो जो वर्दी संधि की द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि थी वही अयादी संधि के प्रथम पद की अंतिम ध्वनि होगी। क्या हो जाएगा इसमें, ए आई, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद में अगर क्या है वापस से असमान स्वर, असमान स्वर क्या आएगा दोस्तों, असमान स्वर। अगर ए आई ओ औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः ए का बन जाएगा दोस्तों अय, क्या बन जाएगा अय, अय में भी यह आधा, आई का बन जाएगा आय, क्या बनेगा आई का आय, ओ का बन जाएगा अव, क्या बन जाएगा दोस्तों अव, ओ का क्या बन जाएगा अव, ओ का बन जाएगा अव, अव, और औ का बन जाएगा आव, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, अयादी संधि में ए आई ओ औ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, ए का अय, ऐ का आय,
आय ओ का औ और औ का आव बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, हम इनको भी वापस किसके माध्यम से देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखो दोस्तों कैसे बनेगा ये, तो ये कैसे बनेगा, जैसे कि अपने प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ए ऐ ओ औ है, ए ऐ ओ औ है, और उसके बाद में कोई भी असमान स्वर आ गया। असमान स्वर का मतलब क्या है दोस्तों, कि ए के बाद में ए या ऐ में से नहीं आएगा, और ओ के बाद में ओ या औ में से नहीं आएगा। ए के बाद में ओ आ सकता है पर ऐ नहीं आ सकता। अगर ए के बाद में कोई भी असमान स्वर आया तो ए का क्या बना देंगे दोस्तों, आय बना देंगे। क्या बना देंगे, आय बना देंगे। ऐ का क्या बना देंगे दोस्तों, आय बना देंगे। ओ का क्या बना देंगे, अव बना देंगे, और औ का क्या बना देंगे, आव बना देंगे। देखो दोस्तों कैसे बनेगा, जैसे कि मेरे पास एक शब्द है ने, मेरे पास एक शब्द क्या है दोस्तों, ने, और अगर ने के बाद में आया क्या, अन आया। अब देखो दोस्तों ये प्रथम पद है ने, प्रथम पद क्या है ने के बाद में आप इसके प्रथम पद की अंतिम स्वर निकालो, क्या है, ने में क्या है, ए अंतिम स्वर है। अब देखो दोस्तों इसमें ए के बाद में क्या ए या ऐ तो नहीं है, तो फिर मैं इस ए का क्या बना दूंगा दोस्तों, ए का क्या बना दूंगा, अय बना दूंगा। ए का क्या बना दूंगा, अय बना दूंगा। तो ये मैंने बना दिया, अय बना दिया। अब इधर दोस्तों बताओ मुझे, न से ए इधर निकाल के हमने अय बना दिया, न कैसा बचा, आधा, तो ये लिख दिया आधा न, और इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, पूरा अन बच गया। अब इन्हीं को हम मिला दे, न आधा है उसके बाद में स्वर है तो न हो जाएगा पूरा, यह आधा है उसके बाद में स्वर है तो यह हो जाएगा पूरा, और यह न पूरा, और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, नयन शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम और आगे बात करें कि मेरे पास में एक शब्द है विधेय, कौन सा शब्द है, विधेय, प्लस दूसरा शब्द है अक। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि बताओ मुझे क्या है, ऐ है। अब देखो ऐ है तो बताओ ऐ के बाद में देखो असमान स्वर है या नहीं है, असमान स्वर, अ है तो असमान ही है। अब बताओ ऐ का क्या बनाऊंगा, आय बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, ऐ का आय बनाऊंगा। आय में भी यह आधा। अब देखो दोस्तों द से ऐ इधर ले लिया, द कैसा बचा, आधा, इधर नो चेंज क्या बचा, वी, इधर नो चेंज क्या बचा, पूरा ही अक बच गया। अब दोस्तों इन्हीं को मिला देते हैं, वी, ठीक है, द के बाद में आ स्वर है तो इसमें हम क्या लगा दें, आ की मात्रा, य के बाद में अस्वर है तो यह पूरा हो जाएगा, और क, और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा, विधायक शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार आगे अगर हम और बात करें किसके बारे में, ओ के बारे में, तो मेरे पास में एक शब्द है पो, और दूसरा शब्द है अन। पो के बाद में क्या है, अन है। अब देखो ये प्रथम पद जो ओ है उसमें से अगर मैं क्या निकाल दूं, अंतिम स्वर निकालूं तो क्या निकलता है, ओ। ओ के बाद में देखो दोस्तों कोई असमान स्वर है या नहीं है, असमान स्वर, तो हम ओ का क्या बना देंगे, अ बना देंगे। ओ का क्या बनाएंगे, अ। अब प से ओ यहाँ पे ले लिया तो प कैसा बचा दोस्तों, आधा प बचा, और इधर क्या बचा, अन बचा। अब दोस्तों हम इसी को मिला लेते हैं, प स्वर रही थी उसके बाद स्वर है तो प का क्या हो गया, पूरा। व के बाद में अगर कोई ये स्वर है, अस्वर है, तो वह भी क्या हो गया, पूरा, और इधर क्या बचा, ना, और अपना शब्द क्या बन गया, पवन। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, पवन। इसी प्रकार अगर हम औ की बात करें तो मेरे पास में एक शब्द है दोस्तों पौ, पौ के बाद में क्या है, अक। पौ के बाद में एक शब्द क्या है, अक है। अब इसके अंतिम स्वर निकाला तो दोस्तों क्या हो जाएगा, औ। औ के बाद में देखो कोई असमान स्वर है क्या, है, तो फिर औ का क्या बना देंगे हम दोस्तों, आव बना देंगे। औ का क्या बना देंगे, आव बना देंगे। अब हमने औ का क्या बनाया दोस्तों, मैं यहां लिखता हूं, औ का हमने बना दिया क्या, आव बना दिया। अब प से औ यहां ले लिया, प कैसा बचा, आधा प कैसा बचा, आधा, और इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, अक बचा। अब हम अगर इसी को जोड़ देते हैं, प आधा है उसके बाद में आ है तो क्या हो गया, पा, व आधा है उसके बाद है तो क्या हो गया, वह पूरा, और इधर क्या हो गया, क, और इस प्रकार से क्या हो गया दोस्तों, पावक शब्द आपका बन जाता है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अपने स्वर संधि जो पांचों ही स्वर संधियां हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार एक सिंपल सी सारणी के माध्यम से हम इसको याद करके क्या कर सकते हैं, हम पांचों ही स्वर संधियों को समझ सकते हैं। हम दोस्तों इनके बारे में अलग अलग से तो बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ आज के क्लास में क्या समझाया कि ये जो पांचों स्वर संधि है उनके नियम क्या है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि स्वर संधि के कितने भेद है, 5 भेद है। कौन से, दीर्घ, गुणियन, वृद्धि, अयादि, दीर्घ, गुणियन, वृद्धि, अयादि। फिर उसके बाद में आपको इंडेक्स याद करनी है। तो इंडेक्स कैसे याद होगी, दीर्घ सजात दीर्घ, कैसे याद करोगे, दीर्घ सजात दीर्घ। गुण, अ के बाद इउ रियो तो एओ अर, अ का मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ होगी, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि इउ री होगी, फिर उसके बाद जो बदलाव होगा वो क्या होगा, ए ओ अर, कर्मश होगा। कर्मश मतलब अ के बाद में ई आने पे ए हो जाएगा। तो दोस्तों गुण संधि में क्या होगा, अ के बाद में ए और ये है तो ए ओ अर हो जाएगा। उसके बाद में यण संधि में क्या करना है, जो गुण संधि की द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि है उसी को यण संधि की प्रथम पद की अंतिम ध्वनि बनानी है। तो इधर क्या हो जाएगा, ए और ए के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो दोस्तों ई छोटी या बड़ी कोई सी भी हो तो उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, और रे का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने बात करी वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में क्या होगा, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ होगा,
और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ए आई ओ औ होंगे तो क्रमशः वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि का मतलब क्या है, अगर एक मात्रा है तो दो मात्रा कर दो और दो मात्रा है तो दो मात्रा ही रहने दो, लेकिन ए का आई करना है और आई का आइस रखना है। ऐसा नहीं कि आई का ओ कर दो, वो चेंज नहीं करना। ओ का है तो औ होगा और औ है तो औस रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, वृद्धि ही होती है। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें अयादी संधि, तो अयादी संधि में क्या होगा, ए आई ओ औ, मतलब वृद्धि संधि में जो द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि है वही अयादी संधि में प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हो जाएगी। तो अयादी संधि में प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए आई ओ औ है और उसके बाद में अगर कोई भी असमान स्वर है, भिन्न स्वर है, तो क्रमशः क्या हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आओ हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने आज बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जो स्वर संधि के पांचों भेद है उन पांचों भेदों के बारे में बात हम कर चुके हैं। और अगर हम दोस्तों इनकी पहचान की बात करें तो देखो इसमें क्या होगा, गुण संधि में आप ऊपर एक मात्रा देख सकते हो, ए और ओ के ऊपर एक मात्रा मिलेगी, जबकि अर तो आपको शब्द में पूरा अर ही मिलेगा। यह व र में तो यह व र इनसे पहले आधा अक्षर मिलता है, क्या होगा, इनसे पहले आधा अक्षर होगा, तो आपके वहां पे कौन सी संधि होती है, पर वहां से अपने टुकड़े होने चाहिए। वर्धित संधि में देखो आई के भी ऊपर दो मात्रा और औ के भी ऊपर दो मात्रा, तो आपको ऊपर क्या दिखाई देगी, दो मात्रा दिखाई देगी। आप इनकी पहचान भी लिख सकते हो। उसके बाद में अगर हम अयादी संधि की बात करें तो शब्द के अंदर अ आय औ आओ आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये आज हमने स्वर संधि के जो पांचों भेद है उनके बारे में हमने शॉर्ट में बात करी है। अब हम अगली क्लास में इन्हीं को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इस सारणी को अच्छे से याद कर लिया, मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप इसको एक दो बार बना के वापस बिगाड़ोगे और इसको याद करोगे तो ये आपको याद हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।